दोहा के सबसे महफूज इलाके में धमाका, धुएं के बादल और सवालों की बौछार। क्या कतर की जमीन पर छिपे हमास के बड़े नेताओं को इजराइल ने सीधा निशाना बनाया? क्या ये सिर्फ एक हमला है या जंग का नया ऐलान? अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस दोहा में है, फिर भी इजराइल ने दोहा को निशाना क्यों बनाया? कौन है हमास के वो टॉप लीडर जिन्हें इजरायली मिसाइलें अपना निशाना बनाना चाहती थी? आखिर कतर ने उन्हें क्यों दी थी महफूज जगह? ये हमला सिर्फ धमाका नहीं, ये पूरी दुनिया की कूटनीति को हिला देने वाली नई चिंगारी है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। मंगलवार दोपहर कतर की राजधानी दोहा में अचानक जोरदार विस्फोट की आवाजें गूंज उठी। आसपास के इलाकों में धुएं के गुबार देखे गए। वीडियो फुटेज में वादी रुदान स्ट्रीट पर वो कोद पेट्रोल स्टेशन के पास एक इमारत से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जो वेस्ट बे लैगून के इलाके के नजदीक है। ये इलाका कतर की राजधानी का महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। इजरायली सेना ने आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि यह हमला सटीक निशाने पर किया गया था। सेना के मुताबिक 15 इजरायली फाइटर जेट्स ने एक ही लक्ष्य पर 10 मिसाइलें दागी। इजराइल का कहना है कि हमला कतर में मौजूद हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाकर किया गया था। वहीं हमास ने कहा है कि दोहा में मौजूद उसके वार्ता दल के सदस्य हमले में निशाना बने, लेकिन पूरी तरीके से महफूज हैं। हालांकि 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें कतर सुरक्षा बल का एक अफसर भी शामिल है। हमास ने इजराइल के हमले में मरने वालों के नाम जारी किए हैं, जिनमें हमाम अल हय्या, जो मुख्य वार्ताकार अल हय्या के बेटे थे, जिहाद लबाद, जो अल हय्या कार्यालय के निदेशक थे, अब्दुल्ला अब्दुल वाहिद, मुआमिन हसनोना अहमद अल ममलूक, कॉर्पोरल बद्र साद मोहम्मद अल हुमैदी, जो कतर आंतरिक सुरक्षा बल के अफसर थे। यह हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदीद एयरबेस की कतर मेजबानी कर रहा है। ये बेस दोहा के बाहरी इलाके में है और अमेरिका की मध्य पूर्व में सैन्य ताकत का अहम सेंटर है। दोहा पर हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा है कि यह पूरी तरीके से स्वतंत्र इजरायली ऑपरेशन था। ये हमला उसकी योजना के तहत हुआ और उसकी पूरी जिम्मेदारी वही लेता है। वहीं व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका को हमले की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन ये नोटिफिकेशन बहुत देर से दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नेतन्याहू का फैसला बताते हुए कहा कि कतर अमेरिका का मजबूत सहयोगी है और ऐसे हमले से अमेरिका के लक्ष्य प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में कतर में दोबारा ऐसा हमला नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि हमास नेता आखिर कतर की राजधानी दोहा के सबसे महफूज इलाका माने जाने वाली जगह पर क्या कर रहे थे? दरअसल कतर ने सालों से इजराइल और हमास के बीच बातचीत कायम रखने में अहम किरदार निभाया है। अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक कतर ने कई बार दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई है। हाल ही में हमास ने कहा था कि वो अमेरिका द्वारा सुझाई गई युद्ध विराम योजना पर विचार कर रहा है। अनुमान है कि जिन नेताओं पर हमला हुआ है वो गजा में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम की बातचीत में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि कतर में हमास के कौन कौन से बड़े नेता रहते हैं जिनको इजराइल अपना निशाना बनाना चाहता था। साथ ही ये भी बताएंगे कि कतर ने उन्हें अपने यहाँ क्यों जगह दी है और उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया गया, जिनमें खालिद अल हय्या भी शामिल हैं, जो गजा से निर्वासित हैं और संगठन के मुख्य वार्ताकार हैं। पिछले साल टॉप हमास नेताओं इस्माइल हनिये, याहिया सिनवार और सैन्य कमांडर मोहम्मद दईफ की हत्या के बाद अल हय्या उन 5 नेताओं में शामिल हैं जो हमास की लीडरशिप काउंसिल को चला रहे हैं। ये लीडरशिप काउंसिल एक 5 सदस्यीय समिति है जिसे 2024 के अंत में युद्ध के दौरान संगठन का संचालन करने के लिए गठित किया गया था। इनमें पहला नाम है खालिद मशाल, जो हमास के राजनीतिक ब्यूरो के पूर्व प्रमुख और फिलिस्तीनी डायस्पोरा के प्रतिनिधि हैं। दूसरा नाम है खलील अल हय्या, जो गजा से निर्वासित नेता हैं। 2024 से राजनीतिक ब्यूरो के उपाध्यक्ष और गजा इलाके के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। तीसरा नाम है जहीर जबरीन का, जो वेस्ट बैंक में हमास के प्रमुख नेता और संगठन के वित्तीय मामलों के प्रभारी हैं। चौथा नाम है मोहम्मद इस्माइल दरवीश, जो हमास के शूरा काउंसिल के अध्यक्ष और अस्थायी तौर पर राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख हैं। पांचवा नाम है निजार अब्दुल्ला का, जो गजा के वरिष्ठ नेता हैं और युद्ध से पहले गजा छोड़कर बाहर चले गए थे। ये समिति हमास के संचालन में अहम भूमिका निभा रही है, खासतौर से युद्ध और शांति वार्ताओं के संदर्भ में। कतर में हमास की मौजूदगी अमेरिका की रणनीति का हिस्सा थी। अमेरिका चाहता था कि बातचीत के रास्ते खुले रहें, संकट के समय संवाद का पुल बना रहे। इसका मकसद एक ये भी है कि हमास पर पर्दे के पीछे से लगाम लगाई जा सके और जंग के हालात में मध्यस्थता संभव हो सके। इसलिए कतर ने अमेरिका की मांग पर हमास को अपने यहाँ ठिकाना दिया और बातचीत का माध्यम बनाया।
ये समर्थन अमेरिका की कूटनीतिक जरूरत से जुड़ा था, न कि सीधे राजनीतिक समर्थन से। कतर में हमास नेताओं को लंबे समय तक रहने की इजाजत है। उन्हें महफूज घर, संचार और कूटनीतिक सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि राजनीतिक गतिविधियों की सीमित अनुमति है। कतर की सुरक्षा एजेंसियां उनके ठिकानों की निगरानी करती हैं ताकि किसी भी आतंकी गतिविधि या बाहरी हमले से सुरक्षा दी जा सके। उन्हें खास तरह की आईडी दी जाती है ताकि उनके खिलाफ किसी दूसरे देश की एजेंसियों का खतरा ना बढ़े। यहाँ हमास के नेताओं पर कुछ पाबंदियां भी हैं। उन्हें हथियार रखने की अनुमति नहीं मिलती। मीडिया से बातचीत की निगरानी होती है। इजराइल का ये हमला किसी एक संगठन पर नहीं, ये संदेश है पूरे इलाके के लिए। कतर, अमेरिका, इजराइल और हमास चारों की चालें अब बदल चुकी हैं। क्या शांति की कोशिशें खत्म हो जाएंगी? क्या जंग और खतरनाक शक्ल लेगी? सवाल एक और भी है कि आने वाले दिनों में कतर और अमेरिका का रिश्ता कहां तक जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.